जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहली बात दोस्तों, ब्रह्मोस, जिसका खौफ इस वक्त न केवल पाकिस्तान को है बल्कि चाइना को भी है। ब्रह्मोस ने अपना काम करके दिखाया और पाकिस्तान को मानना पड़ गया कि भाई ब्रह्मोस मिसाइलों ने उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन भारत अब इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब इसकी रफ्तार को और तेज करने जा रहा है भारत। इसकी स्पीड अब मैक 4.5 से ज्यादा हो जाएगी। दरअसल इसके लिए अब ब्रह्मोस एरोस्पेस एक नए और अपग्रेडेड रैमजेट इंजन का टेस्ट कर रही है, जो कि मिसाइल की रफ्तार को मैक 4.5 से अधिक तक ले जाएगा। अब तक सिर्फ मौजूदा ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो मैक 3 है, लेकिन अब ये मैक 4.5 प्लस तक पहुंच जाएगी। मतलब साफ है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को जवाब देने का टाइम तो भूल जाइए कि वो टिक ही नहीं पाएगा इसके सामने। फिलहाल इसके लिए जो इंजन तैयार हो रहा है उसके ग्राउंड ट्रायल्स किए जा रहे हैं और जल्द ही इसके फ्लाइट ट्रायल्स भी होंगे। और आप सबको मालूम ही है कि इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उन सबको ये बूस्ट मिलेगा। वहीं दोस्तों, डीआरडीओ ने अपने एक नए मिसाइल प्रोजेक्ट का खुलासा किया है, जिसका नाम है ETLD-SCM, यानी कि एंड टू एंड टेस्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दरअसल डीआरडीओ अब अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का काम तेजी से कर रहा है और इसके परीक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाकायदा इसके लिए एक टेंडर भी जारी किया गया है डीआरडीओ की तरफ से, जिसमें कि बताया गया है कि इस मिसाइल के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए स्पेशलिटी बैंड्स और जिग्स के लिए बिड्स को आमंत्रित किया गया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सप्लाई करेंगी। और ये सारे जो उपकरण हैं वो मिसाइल के सटीक निर्माण और उसे जोड़ने में मदद करेंगे। बाकायदा इन उपकरणों को दोस्तों डीआरडीओ के जो नियम और क्वालिटी चेक है उनके हिसाब से बनाया जाएगा। और इवन ऐसा नहीं है कि भैया आपको दे दिया हमने प्रोजेक्ट और आप हमें कैसा भी, बाकायदा डीआरडीओ के वैज्ञानिक निर्माण के हर फेज का निरीक्षण करेंगे और इन सब उपकरणों को सिर्फ 3 महीने के अंदर डीआरडीओ की लेबोरेटरी भेजना होगा। दरअसल ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा होगी और ये मिसाइल जमीन के काफी पास उड़ेगी। मतलब साफ है कि रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। इसीलिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत मिसाइल के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए जरूरी उपकरण बनवाए जा रहे हैं और भारत इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 300 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। डीआरडीओ के चीफ की तरफ से कहा गया है कि 300 किलोमीटर रेंज वाली नई पिनाका रॉकेट सिस्टम पर काम जल्द शुरू किया जाएगा और ये एडवांस पिनाका वेरिएंट अगले 3 से 5 सालों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वेरिएंट में लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है कि ये क्वाजी बैलिस्टिक रॉकेट हो, जो कि तेज स्पीड से सटीक हमले करने में सक्षम हो। इवन वॉरहेड्स का ऑप्शन इसमें रहेगा, यानी कि अलग अलग मिशंस के लिए कौन सा वॉरहेड लगाया जाना है। इसके जरिए भारतीय सेना दुश्मनों के गहराई वाले इलाकों को खत्म कर सकती है। इवन दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम से दूर रहते हुए भी उन्हें निशाना बनाया जा सकता है और ये भारत की रॉकेट आर्टिलरी को दुनिया के टॉप 5 में भी ला सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए जो 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स हैं प्लस इंडियन एयरफोर्स के जो 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, इन दोनों में ही 3 स्वदेशी हथियार सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। 3 हथियार सिस्टम, वो भी तब जब फ्रांस इनके लिए राजी हुआ है। बाकायदा उनकी टीम भारत आएगी इन हथियारों को इंटीग्रेट करने के लिए। फिलहाल हम बात करते हैं कौन कौन से हथियार इसमें लगाए जाएंगे। रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, अस्त्र मार्क 1 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा 100 जो कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। इसके सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि ऑपरेशनल लागत में कमी आएगी और इवन ये मिट्योर की तुलना में काफी किफायती ऑप्शंस भी हैं और राफेल के शामिल होने से लॉजिस्टिक समानताएं भी अब आ गई हैं। बहुत सारी चीजें दोस्तों। और हाल ही में आपने देखा होगा कि 2028 तक टाटा के द्वारा हैदराबाद में राफेल का फ्यूजलाज बनाया जाएगा। इवन M88 इंजन का MRO सेंटर साफरान डासो के द्वारा भारत में स्थापित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो ये है कि फ्रांस से कोड एक्सेस हम नहीं ले पा रहे हैं, सोर्स कोड वो हमें नहीं दे रहा है। क्योंकि दोस्तों राफेल के ISR रडार और मिशन कंप्यूटर में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमारे पास सोर्स कोड होना जरूरी है। दासो को डर इस बात का लग रहा है कि भाई भारतीय मिसाइलें जैसे कि अस्त्र विदेशी मार्केट में कहीं कॉम्पिटिटर ना बन जाए। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यही सब इन वेस्टर्न कंट्री का बड़ा रोल रहता है कि किसी भी देश को आगे बढ़ते हुए उसे रोकना, खासकर कि भारत जैसे देश की अगर बात की जाए तो, जहां मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। भारत तो पूरी तरीके से फ्रांस से इस बात को एग्री करवाना चाहता है कि भैया आप हमें कोड एक्सेस तो दे दीजिए, भविष्य में हम खुद कर सकते हैं इनको अपग्रेड, ताकि हमें मिराज 2000 जैसी परेशानी ना हो सके। फिलहाल तो हमें अपने मन को तसल्ली देनी पड़ेगी इस बात को लेकर कि इवन फ्रांस रुद्रम 1 अस्त्र मार्क 1 और 100 को इन राफेल फाइटर जेट्स में लगाने के लिए राजी हो गया है। तो आप देखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है। फ्रांस इवन कई तरीके से भारत को इन चीज़ों को देने से कतरा रहा है। कई बार तो वो कहता है कि साइबर हैकिंग हो सकती है। अब उसको ये डर लग रहा है कि भारतीय मिसाइलें कॉम्पिटिटर ना बन जाएं। ऐसे ही XYZ चलता रहेगा। इसीलिए भारत अपना फोकस अपने स्वदेशी हथियार सिस्टम पर ज़्यादा कर रहा है।
के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एमओयू साइन किया है, जिसका उद्देश्य देश में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस को डेवलप किया जाएगा, जो कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप होगा। आपको बता दें कि इसके तहत माइक्रो कंट्रोलर्स यानी कि एमसीयूज, सिस्टम ऑन चिप्स, मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स और अन्य प्रोसेसर और एडवांस चिप्स बनाई जाएंगी। अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अस्त्र मार्क 2 का अब फाइनल परीक्षण जल्द होने वाला है और साथ ही साथ अस्त्र मार्क 3 जिसे कि गांडीव कहा जाता है, उसका लाइव फायरिंग टेस्ट भी किया जाएगा। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं को और मजबूती मिल रही है और यहाँ पर अस्त्र मार्क 2 को ही आप ले लीजिए। मिसाइल का फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू हो रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन के अस्त्र मार्क 3 उसे भी काफी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है, जिसका लाइव फायरिंग टेस्ट होगा। तो ये चीजें बताती हैं कि भारत अपनी शस्त्रागार में स्वदेशी हथियारों को मैक्सिमम शामिल कर रहा है ताकि हमें किसी देश के आगे झुकना ना पड़े हथियारों के लिए। इवन अस्त्र मार्क 2 बीवी रैम जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है, प्लेटफॉर्म इसके लिए सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1 है और राफेल फाइटर जेट भी होगा। अस्त्र मार्क 3 जो कि सबसे खास होने वाली है, गांडीव जिसका नाम मैंने आपको बताया, इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी और ये मैच्योर मिसाइल के बिल्कुल समकक्ष आप मान सकते हैं। इसमें डुअल पल्स मोटर प्लस आइसा सीकर लगा है और अस्त्र मार्क 3 भारत को मैच्योर जैसी विदेशी मिसाइल और महंगी मिसाइलों पर से निर्भरता को कम करेगा। भारतीय नौसेना को अब जल्द ही अपना पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला मिलने वाला है और ये भारत की पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आईएनएस अर्नाला की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट लगाए गए हैं, एडवांस स्वदेशी टेक्नोलॉजी और उपकरणों से इसे लैस किया गया है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस के लिए इसे खास तौर से डिजाइन किया गया है। इसके जरिए दोस्तों शैलो वाटर्स में भारत दुश्मनों की पनडुब्बियों की खोज और निगरानी कर सकता है। तटीय इलाकों में पेट्रोलिंग और निगरानी और सुरक्षा की जा सकती है। एडवांस सोनार और रडार से लैस अर्नाला दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है और इसे जीआरएससी के द्वारा तैयार किया गया है। इवन इसमें डीआरडीओ और भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाए गए एडवांस सेंसर्स, सोनार और नेविगेशन सिस्टम शामिल किए गए। मतलब साफ है कि आईएनएस अर्नाला इंडियन नेवी की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को और आधुनिक बनाएगा। वहीं पाकिस्तान को चाइना से अब और कई सारे हथियार मिलने जा रहे हैं। सबसे पहला तो J-35 मिलेगा, लेकिन अब उसके बाद चाइना ने इन पाकिस्तानियों को KJ-500 AWACS और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम की भी पेशकश कर डाली है। हालांकि J-35 के बारे में तो आप सबको मालूम ही चल चुका होगा, लेकिन KJ-500 AWACS के बारे में यहाँ पर बताना जरूरी है। ये लंबी दूरी पर हवाई और समुद्री लक्ष्यों की निगरानी करने में सक्षम है। 360 डिग्री का रोटोडोम रडार और मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा कॉम्बैट मिशंस में रियल टाइम समन्वय कर सकता है, जिससे कि पाकिस्तानी कम टाइम में ही अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम ये लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को मार गिरा सकता है और तुलना तो इसकी रशियन S-400 से की जाती है। हालांकि अमेरिका के थार्ड के बराबर इसे देखा जाता है। इससे पाकिस्तान को मल्टी लेयर डिफेंस कवरेज मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों HQ-19 को स्पेशली क्यों प्राथमिकता दी जा रही है? खास बात यह है कि इसमें एंटी मिसाइल क्षमता है, जिससे कि भारत को एक बड़ी चुनौती तो मिल सकती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी। यहाँ पर दोस्तों भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और ये ऑल इन वन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान और चाइना से आने वाले किसी भी हवाई खतरे का जवाब दे सकता है। लेकिन HQ-19 ज़्यादा बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट सिस्टम है और इसे स्पेशली चाइना ने अमेरिका और भारत की मिसाइल क्षमताओं से बचने के रूप में तैयार किया है। यहाँ पर केवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के मामले में HQ-19 ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा भरोसेमंद और बेहतर है। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को बारूद का ढेर बना दिया है। उन्हें J-35, KJ-500, HQ-19 इन सब को देकर, और आपको मालूम है कि एक चिंगारी काफी होती है बारूद को ब्लास्ट करने के लिए। वहीं दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं, जिसके तहत टोड एरे सोनार्स को डेवलप किया जाएगा। टोड एरे सोनार्स दोस्तों एक एडवांस अंडर वाटर डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोफोन्स लगे होते हैं, जो कि जहाज या पनडुब्बी के पीछे लंबी केबल पर लगाए जाते हैं, वो भी कई किलोमीटरों तक। इस टेक्नोलॉजी से दुश्मनों की पनडुब्बियां और टॉर्पीडो जैसी गतिविधियों का कम आवाज के साथ सटीकता के साथ पता लगाया जा सकता है। इवन इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को बड़ा फायदा होगा। भारत को जो फायदे होंगे वो सबसे खास बात यह है कि भारत की खुद की परियोजनाएं भी हैं ऐसी, जैसे नागन और एल्टस। हालांकि इनकी कुछ लिमिटेशंस है, वो अब दूर हो जाएंगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। इवन DRDO NPOL को भी विदेशी टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा मिलेगा और भारत की जर्मनी से इंपोर्टेड जो ACTAS है उस पर निर्भरता कम होगी। वहीं भारत की निब्बे लिमिटेड ने DRDO की पुणे बेस्ड
R&D इंजीनियर्स के साथ मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के तहत निब्बे लिमिटेड को मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी अगले 10 सालों तक इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा ताकि वे इसे भारतीय सेना और सरकारी एजेंसियों के लिए तैयार कर सके। ये सिस्टम ट्रैक और पहिए वाले मिलिट्री व्हीकल्स को नदी या नाले जैसी बाधाओं को पार कराने में बेहद उपयोगी है। तो फिलहाल तब तक की टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।